हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल सर्विस मेंस के सिलेबस को। और मेरा फोकस इस वीडियो में सिर्फ ये होगा कि आप इस सिलेबस को मेमोराइज़ कैसे करें। तो आइए इस पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमारे सिलेबस जो मेंस का सिलेबस है, इसमें 4 मेन पोर्शन हैं जो आपको लर्न रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट है जनरल स्टडी 1, जो मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सम सोशियोलॉजिकल इशूज से रिलेटेड है। सेकंड है हमारा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थर्ड पोर्शन है हमारा इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और फोर्थ हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। अब यहाँ तक सिलेबस नॉर्मली हम लोग जानते हैं। सिलेबस को हम लोग यूपीएससी के वेबसाइट पे upsc.nic.gov.in पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इस सिलेबस को एक्चुअली में पार्ट में डिवाइड कैसे करना है, ताकि हम इसे बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें। और जब हम इसका नोट बनाएं तो नोट काफ़ी क्रिस्प और प्रिसाइज हो, ताकि हम अपने टॉपिक के साथ कंसर्न रहें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। और अगर आप ये कोशिश करेंगे कि सब कुछ पढ़ लिया जाए तो काफ़ी लेंदी हो जाता है और फिर हम कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर पाते। तो हमारा टारगेट इस वीडियो में सिर्फ ये होने वाला है कि हम डिस्कस करें कि इस टॉपिक को एक्चुअली में कैसे एब्जॉर्ब करना है, ताकि ये ठीक तरीके से मेमोराइज हो सके। अब जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का जो मेन पोर्शन, जो कि इसके मेन हेडिंग में है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। वैसे प्रीलिम्स में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री आता है, मेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी जानना है। अब यहाँ पे इस टॉपिक को देख के ऐसा लगता है जैसे कि हमें पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़नी है, पर जब आप इस सिलेबस के सब टॉपिक में जाइएगा तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट कर रखा है कि एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहने वाला पोर्शन इसमें से कौन सा है। अब जो इंडियन हिस्ट्री का मेन पोर्शन है, इसको आप 3 पार्ट में ऑफकोर्स डिवाइड कर सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन को देखें और रिवाइज करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, कुछ क्वेश्चन मेडिवल से, और बहुत ही कम क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से आते हैं। तो चूँकि मार्क्स का प्रोपोर्शन अलग अलग हिस्ट्री पे अलग अलग है, तो आप उसी हिसाब से अपने टाइम का प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है एक्चुअली, क्योंकि टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, खासतौर पर ऐसे लोग जो वर्किंग हैं उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि 5-6 घंटे की पढ़ाई में इस टोटल सिलेबस को आप मेन से पहले कंप्लीट करें, तो आपको सिलेबस को काफ़ी प्रिसाइज वे में अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में, मैं इसके सब टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन कल्चर विल कवर द एंशियंट और सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब यहाँ पे इंडियन कल्चर का पोर्शन है, आप इसे हिस्ट्री से सेपरेट रखेंगे। जब आप अपना एक सिलेबस का नोट बनाएंगे और जब आप अपनी प्लानिंग करेंगे एग्ज़ाम की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंडियन कल्चर वाला पोर्शन है उसको इंडियन हिस्ट्री से सेपरेट रखना है। उसकी प्रिपरेशन, उसके सारे कीवर्ड और सारे इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सब जो है ये आपको सेपरेटली एक नोटबुक में प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज, इशूज। अब इस वाले पोर्शन में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसके लिए एक ही बुक जो मेरे ख्याल से सफिशियंट है, आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उस पर आप रिलाई कर सकते हैं टोटली, और मेरे ख्याल से आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर घूमने से आप कुछ रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम का बुक आता है उसी को आप 5 बार 6 बार जितनी बार आप पढ़ पाएँ आप पढ़िए, और उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म का आप नोट बना सके तो बनाइए, क्योंकि वैसे ही वो बुक काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप उसे चाहें तो
हाईलाइट करके भी रिवाइज कर सकते हैं। देन फ्रीडम स्ट्रगल, जो थर्ड पोर्शन है हमारे फर्स्ट सिलेबस वाले पार्ट का, फर्स्ट पेपर का, वो है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हमें ये जान लेना है कि फ्रीडम स्ट्रगल यूपीएससी के सिलेबस का सबसे मेन पोर्शन है। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ, एक्चुअली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट ही यहीं से होता है। आप इंग्लिश का एंट्री इन इंडिया एंड देन द होल प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशंस और अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से जो है, इस पोर्शन ऑफ सिलेबस को कंप्लीट करते समय आपके दिमाग में जो सबसे मेन की टॉपिक हर बार होना चाहिए ताकि सिलेबस काफ़ी लेंदी ना हो जाए, आपको फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फिनोमेना हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मोड़ लाते हैं, उनके बारे में ख़ास तौर पे एक की नोट बनाना है और उसको रिवाइज करने की कोशिश करनी है। रिवीजन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी में ये बनाएंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेनाज हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, वो मुझे पता होने चाहिए। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं लाइक महात्मा गांधी और जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर आपको नज़र आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के उस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री को पढ़ते हुए, आप उनके लिए प्रिसाइज नोट बनाइए। नोट की क्वालिटी कुछ इस तरह से रखनी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो अच्छे से कवर्ड हों। उस पर्सनालिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जन्म मरण ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन याद करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिपेंडेंस के बाद वाला पोर्शन है। ऑफकोर्स इसमें इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थे जो आपस में असेंबल हुए, नए स्टेट्स बने, वो कैसे मिले, कैसे उनका नया स्टेट फॉर्म हुआ, इसके बारे में हमें अगले पोर्शन पे वर्क करना है। तो इसमें ख़ास तौर पे मैं ये चाहूँगा कि आप उस पोर्शन पे गौर करें जिसमें अलग अलग स्टेट फॉर्म हुए, किस तरह से स्टेट्स का डिवीज़न लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया, किस तरह से जो पुराने स्टेट जो काफ़ी बड़े थे उन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे बाइफरकेट किया गया, मेन की पॉइंट उस सिचुएशन को बाइफरकेट करवाने वाला क्या था, कौन से लोग थे, कौन सा मूवमेंट था, क्यों हुआ था, इन चीज़ों पे खास तौर पे यहाँ पोर्शन पे गौर करना है और इसका एक सेपरेट नोट बनाइए। हर टॉपिक का मैं चाहता हूँ एक सेपरेट नोट बनाइए। और जो आपका फर्स्ट पेपर है इसमें 12 सब टॉपिक्स हैं, तो इसका सिर्फ 12 नोट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। सेकेंड और थर्ड में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको 12 सब नोट्स बनाने हैं और हर एक नोट्स पे एक प्रिसाइज फोकस रखना है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो और उसमें कुछ भी आप एक सेपरेट टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको नज़र आ जाए तो आप उसको इस नोट में शामिल कर सकते हैं। अगला पोर्शन जो कि फिफ्थ है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। अब इस हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में क्या है, विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ऐसी चीज़ें, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, प्रिसाइजली कहा गया है कि आपको 18th सेंचुरी के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, खास तौर पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर और जितने भी नेशनल बाउंड्रीज़ का रिड्रॉल हुआ है, अलग अलग नेशनल फॉर्म हुए हैं, उनकी बाउंड्रीज़ कैसे डिसाइड हुई है, किसने डिसाइड की है, उसमें भी सारे बाउंड्रीज़ और सारे कंट्रीज़ के फॉर्मेशन को आपको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनका फॉर्मेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा, जिनके फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स हुई, जिन्होंने फॉर्मेशन को डिसाइड किया हो, ऐसी फिनोमेनाज को, जैसे कि जर्मन्स थे और ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट है नंबर 6, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये वाला पोर्शन हिस्ट्री से बिल्कुल अलग हो जाता है। अभी तक जो चीज़ें हम लोग कर रहे थे, जो सबसे पहला टॉपिक था वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था, जिसमें हमें इंडियन आर्ट, कल्चर, डिफरेंट लिटरेचर्स, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी थी। उसके बाद जो अभी तक हमने टॉपिक 4 तक किया, एक्चुअली 5 तक ये हिस्ट्री से था, जिसमें टॉपिक 4 यानी 2 टू टॉपिक 4, 2, 3, 4 ये आपका इंडियन हिस्ट्री था और टॉपिक 4 आपका वर्ल्ड हिस्ट्री था। नाउ टॉपिक 6 जो है, यानी टॉपिक 6, हाँ, ये सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है। अब यहाँ से सोशियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। अब सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है कि आपको सोशियोलॉजी का एक टोटल बुक पढ़ना होगा, पर हाँ,
की कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी का समझने के लिए आप 11th-12th का जो सोशियोलॉजी का बुक है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी भी है, आपके एक्सप्लेनेटिव प्रॉपर्टीज़ को ये डेवलप करता है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप इंडियन सोशियोलॉजी के लिए, जो कि इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे फोकस्ड टॉपिक है आपका, इसके प्रिपरेशन के लिए आप सोशियोलॉजी को थोड़ा ठीक तरीके से प्रिपेयर करें। इससे आपको काफ़ी सारे नए वर्ड जैसे कि फेमिनाइजेशन, हायरार्की, या फिर ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, और उनके मीनिंग्स को आप समझ पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के बारे में आप जान पाएंगे, और आप ये भी जान पाएंगे कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, हमने सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया हुआ है, इसमें किनशिप क्या होता है, फैमिली क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। तो ये एक अच्छा सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी बेहतर है, और एक कंस्ट्रक्टिव आंसर लिखने के लिए भी आपको ये हेल्प करता है। इंडियन सोसाइटी के बाद अब पूरा का पूरा पोर्शन, जब तक ज्योग्राफी नहीं आ जाता इसमें, ये सोसाइटी से ही रिलेटेड, जैसे कि टॉपिक नंबर 7 है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड रेमेडीज़। तो इसमें खास तौर पे रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आप डेली न्यूज़ में या फिर किसी हिस्टोरिकल सिनारियो में अगर आप किसी पर्टिकुलर वुमेन और वुमेन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका मूवमेंट, उनके इम्पोर्टेंट फिगर्स, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप उस पर खास तौर पे फोकस करें, क्योंकि वुमेन यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। देन पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स हमारी कंट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी डेटा आप कलेक्ट कर सके, जो कंस्ट्रक्टिव डेटा हो, ऐसा नहीं कि किसी स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, उसका कैसा है, ऐसा कुछ नहीं, एक ब्रॉड डेटा, लाइक इंडिया की पॉपुलेशन ये है, हमारी रिसोर्सेज इतनी है, हम पॉपुलेशन को रिसोर्सेज के साथ मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत होगी। देन अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंटल इशूज़। अब ये सब, आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि डेवलपमेंट कंट्री में कैसे करवाई जाए, क्यों हो रहा है, कोई प्लानिंग बनी है तो कैसे बनी है, उसमें फ्लॉज क्या है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ों पे आपको फोकस रखना होगा, ताकि आप ये बता सकें एग्जामिनर को अपने आंसर राइटिंग के समय कि आप अवेयर हैं फुल्ली कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। सो ये वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज़, इसका एक सेपरेट टॉपिक जो कि काफ़ी ब्रॉड होना चाहिए, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये भी सोशियोलॉजी का ही टर्म है, बट ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। आपको बस इसमें यह देखना है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी सोसाइटी पे इसका क्या फ़र्क पड़ा है, हम कितने डेवलप हुए हैं, हमारी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या नयापन आया है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पहले था अब नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको उस पर फोकस करनी है थॉट लेवल पे, जिसमें आंसर राइटिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। इसमें कोई टॉपिक परफेक्ट नहीं होता, बट आपको ये खास तौर पे याद रखना है कि कोई भी ऐसा फिनोमेना जो इंडियन सोसाइटी पे अफेक्ट करता हो, सोशल थिंकिंग पे अफेक्ट करता हो, हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट करता हो, और वो फिनोमेना वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट कर रहा हो इंडिया के बाहर, तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। देन 11th टॉपिक हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की। अब ये हमारा यहाँ से, सॉरी, टॉपिक नंबर 10 आता है सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। अब 10th 11th और 12th जो है ये पूरी तरह से ज्योग्राफी का टॉपिक है। आपका 6 से लेकर 9 तक का टॉपिक सोशियोलॉजी था, सोसाइटी था, और ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमारे इंडियन सोसाइटी पे था। नाउ 10th है सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के मामले में अगर मैं बुक का कोई सजेशन देना चाहूँ अपने तरफ से, तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कई सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें आपको रिकमेंड करेंगे, पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और अपने ऑप्शन के प्रिपरेशन के साथ आप आराम से अकोमोडेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर के रिसोर्सेज पे गौर कर सकते हैं। आप मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ में कोई करंट कंट्रीज रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन होगा कि बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएं। अगर आप स्टैटिक पोर्शन को ठीक से प्रिपेयर करना चाहते हैं ज्योग्राफी में, तो एनसीईआरटी परफेक्ट है। 6 to 12 है, बट 11 12 सफिशियंट है। 6 to 12 आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए होगा। आप 11 12 को ब्रॉडली स्टडी करें मटेरियल के लिए, जो कि आपको आंसर राइटिंग में मटेरियल प्रोवाइड करता है। देन 11th टॉपिक है की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, ऑफ कोर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं लाइक पेट्रोलियम, आयरन, और जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स और ऑयल्स वगैरह अवेलेबल हैं, कोल वगैरह, ये वर्ल्ड के किस किस कॉर्नर में अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल हैं, उनका डिपॉजिट कहाँ है, क्यों है, वहीं पे क्यों है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होगी।
तो रिसोर्सेज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा पोर्शन इसी टॉपिक का है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। अब ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस इसमें ये समझना है कि अलग अलग टाइप का आपको ये पता होना चाहिए ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद, या फिर इकोनॉमिक में खास तौर पे आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं। प्राइमरी मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करती हैं, टर्शरी मेनली आईटी सेक्टर होता है। तो इनका लोकेशन वर्ल्ड के अलग अलग पोर्शन में कैसा है, किस कंट्री में ज़्यादा प्राइमरी है, किस में ज़्यादा सेकेंडरी है, किस में ज़्यादा टर्शरी है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो वहाँ पे क्यों है। मतलब जहाँ पे प्राइमरी ज़्यादा है वहाँ प्राइमरी ज़्यादा क्यों है, कोई तो फैक्टर रहा होगा वहाँ प्राइमरी होने का। जिस कंट्रीज़ में आज टर्शरी ज़्यादा है, क्या कभी वहाँ पे प्राइमरी था, वो प्राइमरी से टर्शरी तक कैसे पहुँचे, उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया। ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन थर्ड यानी कि लास्ट पोर्शन जो ज्योग्राफी का है, 12th पोर्शन, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना। और ये इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। अब यहाँ पे एक्सेट्रा लगाया हुआ है, पर जो भी आपको ज्योग्राफिकल फिनोमेना दिखे, ठीक है, जिसको हम लोग जियो फिजिकल फिनोमेना बोलते हैं, उसके बारे में ख़ास तौर पे स्टडी करना है, उसके बारे में जानना है, उनका इफेक्ट अर्थ के इन्वायरमेंट पे और हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, इसकी स्टडी करनी है, डीप अंडरस्टैंडिंग खास तौर पे होना चाहिए। फिर जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि वाटर बॉडीज़ है, आइस कैप है, फ्लोरा है, फौना है, और इनका इफेक्ट हम पे क्या होता है ऐसे चेंज का। तो ये ओवरऑल पोर्शन था हमारा जीएस पेपर 1 का। मेरा टारगेट ये है कि मैं टोटल 4 वीडियोस बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग पेपर को, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 को, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को, 3 को और 4 को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं कि आप इसे कैसे सिलेबस को ठीक से बाइफरकेट करें या फिर मल्टीफरकेट करें, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें, और फिर उसके अलग अलग पोर्शन पे फोकस्ड फॉर्म में स्टडी करें। बुक्स वही होती हैं, हमें बस अपना सिलेबस फोकस्ड में रखना होता है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है, तो हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने बस कोशिश की है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज़ हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो भी बताएं, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।